अब आइए बीटा थैलेसीमिया के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बीटा थैलेसीमिया के बारे में हम यहाँ पे देखें तो देखिए बीटा थैलेसीमिया में देखिए सेम वही क्रोमोसोम हम यहाँ पे बना रखे हैं। यहाँ पे अल्फा में क्या था प्रॉब्लम, इसमें देखने को मिली थी। अब बीटा में क्या होगा प्रॉब्लम, यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और इसमें देखिए पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे डिलीटेशन म्यूटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। और पॉइंट म्यूटेशन होता है इन स्प्लाइस साइट। ठीक है, स्प्लाइस साइट और कोजा कंसेंसस सीक्वेंस या प्रमोटर ऑन क्रोमोसोम 11। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से देखिए पॉइंट म्यूटेशन होगा तो यहाँ पे स्प्लाइस साइट पे हमको मालूम है, ये देखिए जब डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तो प्री एमआरएनए बनता है। प्री एमआरएनए में क्या होता है कि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है और इस इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तभी जाके हमारा मेच्योर एमआरएनए बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से स्प्लाइस साइट, जहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, ये देखिए ये स्प्लाइसिंग वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्प्लाइसिंग होनी होती है ना, इस स्प्लाइसिंग साइट पे हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है। इस वजह से इसकी स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी, मेच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जब मेच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। और ये प्रोटीन जो है यही हमारी ग्लोबिन चैन होती है, चाहे बीटा ग्लोबिन हो या अल्फा ग्लोबिन हो। तो यहाँ पे जो है बीटा में परेशानी देखने को मिलेगी, इस वजह से बीटा चैन फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट म्यूटेशन इन स्प्लाइस साइट और कोजाक कंसेंसस। तो कोजाक कंसेंसस क्या होता है कि जहाँ से हमारे एमआरएनए की सिंथेसिस शुरू होती है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं कोजाक कंसेंसस। तो जब यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो एमआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। और जब एमआरएनए की सिंथेसिस ही नहीं स्टार्ट होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी बीटा चैन नहीं बनेगी। तो ये दो चांसेस हो सकते हैं। और ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। देखिए हम यहाँ पे बताए थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर 11 ये इस तरह, ठीक है, 1 नहीं 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, डिक्रीज बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एब्सेंट बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस या बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस एब्सेंट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे बता दें कि अगर बीटा नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे बीटा सिर्फ बना है ना, इसका मतलब बीटा चैन नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे बीटा जीन प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर बीटा नॉट बना है ना, तो इसका मतलब है कंप्लीट डिलीशन हो गया है इसका। ठीक है, और अगर बी पॉजिटिव दिखाया जा रहा है यानी बीटा पॉजिटिव, तो पार्शियल डिलीशन। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी यहाँ पे पार्शियल सिंथेसिस होगी, कुछ परेशानी होगी लेकिन पार्शियल। और अगर बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस एब्सेंट है तो इसको हम बी नॉट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वही हम बताएं। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज प्रेवलेंस इन पीपल ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है, तो मेडिटेरियन डिसेंट पीपल में हमको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर इंडियंस में हम बात करें तो इंडियंस में मोस्टली हमको ये पंजाबीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पंजाबीज में इंडियन में देखने को मिलता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बात करें, देखिए ये बीटा चैन है। ठीक है, तो देखिए बीटा पे 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 प्रेजेंट हुए। और यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर करते चलें कि अल्फा थैलेसीमिया में हमने क्या देखा था कि 1 2 3 4 कोई भी म्यूटेट हो सकते हैं। और जब 2 की बात करें तो 2 में देखिए हमको सिस म्यूटेशन भी देखने को मिल रहा था और ट्रांस म्यूटेशन भी देखने को मिल रहा था अल्फा थैलेसीमिया में। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में क्या है कि अगर 2 म्यूटेट हो रहे हैं ना, 2 जीन, तो हमको इसमें सिर्फ सिस म्यूटेशन देखने को मिलेगा। ट्रांस म्यूटेशन यानी एक यहाँ से म्यूटेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ बताया। ठीक है, अभी इसका काम आगे लगेगा। तो कि कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पहला केस लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जीन म्यूटेट हुए। ठीक है, 2 जीन म्यूटेट हुए यानी देखिए ये दोनों म्यूटेट हो गए, यानी यहाँ पे हमको 2 जीन म्यूटेशन देखने को मिला और इनका फंक्शन खत्म हो गया। तो ये देखिए ये पूरा जो है चैन, ये पैटर्नल या मैटरनल साइड हम मान लें, तो मैटरनल साइड ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला देखिए दोनों नहीं काम कर रहे हैं और ये पैटर्नल साइड वाले जो हैं दोनों काम कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक, तो ये बीटा थैलेसीमिया माइनर हो गया। और यहाँ पे माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। और इंक्रीज HbA2 हमको इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज HbA2 क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्फा चैन बनेंगे। और ये अल्फा चैन जब बनेंगे तो ये देखिए गामा जो होते हैं ना, गामा चैन, जब अल्फा चैन गामा चैन से कंबाइन करता है ना, तो ये HbA2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो HbA2 बन जाएगा क्योंकि अल्फा इससे कंबाइन कर लेगा। ठीक है, ये हो गया कि HbA2 का फॉर्मेशन बढ़ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें इसका देखिए इन दोनों का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और इससे पार्शियल फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इन दोनों से समझो कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें से ये भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बनी और इसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में क्या होगा, हमको देखिए वेरिएबल एनीमिया देखने को मिलेगा और रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड एनीमिया या एसिम्टोमेटिक टू सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होगा ये। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट ये होगा बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। और बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम कोली एनीमिया बोलते हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले ये सारी चीज़ें हमको तब क्लियर होंगी जब इसको हम अच्छे से एक बार देख लेंगे। बस देखिए इसमें क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा चैन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 चांसेस बनते हैं। तो देखिए रिड्यूस A2B2 सिंथेसिस। ठीक है, अल्फा टू और बीटा टू की सिंथेसिस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से HbA कम हो जाएगा। ठीक है, तो HbA कम हो जाएगा, पहली चीज़ हमको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा इस वजह से। और इंक्रीज अल्फा टू गामा टू, हम बताए ना कि ये जो अल्फा यहाँ बनेगा ये इस गामा से
या जो अल्फा यहाँ बनेगा इस डेल्टा इस गामा से भी कंबाइन करेगा, तो अल्फा 2 और गामा 2, ठीक है, अल्फा और गामा का वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फीटल हीमोग्लोबिन। तो यही देखिए इंक्रीज फीटल हीमोग्लोबिन और इंक्रीज HbA2, क्योंकि गामा से भी कंबाइन करेगा, इस वजह से इंक्रीज HbA2 बनेगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे नॉर्मल है और अल्फा जब ये बीटा नहीं बनेगा तो अल्फा इनसे कंबाइन करेगा, इनसे कंबाइन करेगा, इनसे कंबाइन करेगा तो HbF बना, और इनसे जब कंबाइन करेगा तो HbA2 बना, ठीक है। तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ अल्फा चेन इन इरेथ्राइड प्रिकर्सर्स, क्योंकि अल्फा चेन ज़्यादा बन रहे हैं, बीटा चेन उतना नहीं बन रहा है, इनसे कंबाइन करने के बाद भी अल्फा चेन की जितनी जरूरत थी वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ अल्फा चेन इन इरेथ्राइड प्रिकर्सर, इरेथ्राइड प्रिकर्सर में अल्फा चेन एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इरेथ्राइड प्रिकर्सल इन बोन मैरो। तो बोन मैरो में इरेथ्राइड के जो प्रिकर्सर्स है इनका ब्रेकडाउन होने लगेगा, ठीक है। तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हमको देखने को मिली। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए तीन चीज़ कि जब इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस होगी ना तो हमको एक्स्ट्रा मिडुलरी हेमेटोपोइसिस देखने को मिलेगी। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे क्रू कट हेयर एंड अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। देखिए ये क्रू कट हेयर एंड अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मिडुलरी, यहाँ पे स्कल बोन में भी हमको इरेथ्रोपोइसिस देखने को मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे हमको देखिए ये क्रू कट या हेयर एंड अपीयरेंस हमको देखने को मिला, ये चीज़ हुआ। और दूसरा इरेथ्राइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और जब इरेथ्राइड हाइपरप्लेजिया होगा इस वजह से हमको इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आयरन की डिमांड समझो एक तरह से बढ़ेगी, हालांकि आयरन मतलब आयरन की डिमांड बढ़ेगी लेकिन ये काम नहीं हो पाएगा, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हमको देखने को मिलेगा और ये डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, सम आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो आरबीसी जब इन्फेक्टिव बनेंगे यानी अच्छे आरबीसी नहीं बनेंगे जो तो ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, इस वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है इसमें देखिए ये दोनों बीटा चैन और ये दोनों बीटा चैन यानी दोनों बीटा जीन, ये दोनों बीटा जीन बिल्कुल डिफेक्ट हो जाएंगे, तो बीटा जीन का बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, देखिए सीवियर माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हम बताएं कि देखने को मिलेगा क्योंकि A2B2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ विद टारगेट सेल, तो इसमें हमको टारगेट सेल भी देखने को मिलेगा एंड इंक्रीज एन आइसोपोइक्लोसाइटोसिस। आइसोपोइक्लोसाइटोसिस हमको देखने को मिलेगा, यानी सेल की जो साइज है ये भी अलग अलग साइज के होंगे, कई साइज के सेल देखने को मिलेंगे और कई शेप के सेल हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एन आइसोपोइक्लोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, और इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी रिस्क ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस होता है, क्यों, क्योंकि जब रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये जब ब्रेकडाउन होंगे तो एक्सेस आयरन यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, और आयरन ओवरलोड होगा तो ये डेथ कॉज कर सकता है। तो इसी को बोला गया कि इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। और मैरो एक्सपेंशन हमको देखने को मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलेगी। इस वजह से क्रू कट ऑन स्कल एक्सरे, देखिए ये हम यहाँ पे दिखा दिए, स्कल एक्सरे में हमको क्रू कट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हमको देखने को मिलेंगी, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस ये देखने को मिलेंगी, हम बता दिए, ठीक। और जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस देखने को मिलेगी इसकी वजह से हमको हिपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, क्योंकि स्प्लीन और लीवर में इरिथ्रोपोइसिस भी शुरू हो जाएगी, इस वजह से ये हमको हिपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, ठीक। अब उसके बाद फिर देखिए एक्स्ट्रा क्या बताया गया कि इंक्रीज रिस्क ऑफ पार्वोवायरस B19 इंड्यूस्ड एप्लास्टिक क्राइसिस। तो यहाँ पे देखिए पार्वोवायरस B19 इंड्यूस्ड एप्लास्टिक क्राइसिस का भी रिस्क बढ़ जाएगा। और पार्वोवायरस क्या करता है, एप्लास्टिक क्राइसिस क्या कराता है, एप्लास्टिक क्राइसिस में हमको क्या होता है, एनीमिया जो होता है, एप्लास्टिक एनीमिया। इससे हम डिफरेंट कैसे करते हैं हम बता दिए, एक बार फिर से बता दें कि देखिए ये जो होता है ये क्रोनिकली होता है, जबकि यहाँ पे जब पार्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन होता है ना तो एक बैग ये जो है अफेक्ट करता है बोन मैरो को, और यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं ना हमारे इरिथ्राइड सेल यानी आरबीसी अफेक्ट होती हैं, जबकि हमारे एप्लास्टिक एनीमिया में हमको पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, और इसमें हमको मोस्टली एनीमिया देखने को मिलता है, और WBC और प्लेटलेट जो होते हैं ये लगभग नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो ये पार्वोवायरस B19 की वजह से हमको एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलता है। और देखिए इंक्रीज HbF एंड HbA2, यहाँ पे देखिए हम बताए थे HbF और HbA2 बढ़ेगा, क्योंकि जो अल्फा चैन बन रहा है ये इससे बाइंड करेगा और इससे बाइंड करेगा, तो इस वजह से HbF और HbA2 बढ़ जाएगा। और बिकम सिम्टोमेटिक आफ्टर 6 मंथ व्हेन HbF डिक्लाइंस। ये देखिए ये फीटल की बात की जा रही है, फीटस में मतलब जब बच्चा, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है तो जेनेटिक डिजीज़ तो बच्चों में ही देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कुछ खास। तो ये बताया गया कि जब बच्चा पैदा होगा तो हमको फ़ौरन नहीं देखने को मिलेगा, ये 6 महीने बाद देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने तक HbF जो होता है ना, ये HbF ये वाला ये डोमिनेंट रहता है, तो 6 महीने तक नहीं देखने को मिलेगा, 6 महीने के बाद हमको देखने को मिलेगा। और HbF इस प्रोटेक्टिव, वही 6 महीने तक HbF जो होता है ये प्रोटेक्ट किया रहता है। और क्रोनिक हीमोलाइसिस हमको देखने को मिलेगी, और क्रोनिक हीमोलाइसिस की वजह से पिगमेंटेड गॉल स्टोन हमको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ हो गई, ठीक। और यहाँ पे एक कंडीशन और देखिए, यहाँ पे क्या है, बीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए बीटा ये पार्शियल डिलीटेड है या बीटा बिल्कुल डिलीटेड है, ठीक है, और उसके साथ HbS दूसरा वाला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया। और सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट सिकल सेल डिजीज डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज बीटा डिक्रीज बीटा HbS और एब्सेंट बीटा HbS, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन आएगी ना, ये दोनों कंडीशन में कुछ भी आ सकती हैं,
तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि माइल्ड टू मॉडरेट सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगा, और ये डिपेंड करेगा कि ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन रहेगी तो देखिए यहाँ पे बीटा बिल्कुल एकदम डिलीट हो जा रहा है, और जो बन भी रहा है ये देखिए यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा एनीमिया या ज़्यादा सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, बीटा पॉजिटिव जो है ना, ये पार्शियल बीटा चैन सिंथेसिस करेगा, इस वजह से यहाँ पे जो है सिकल सेल डिसीज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही है कि बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस यहाँ पे हमको उस तरह देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ बताया, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लो में कर गए कि ये देखिए यहाँ पे बीटा पॉजिटिव और बीटा पॉजिटिव, देखिए 3 से पार्शियली बन रहा है, सिर्फ एक से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें हमको वेरिएबल एनीमिया रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक टू सीवियर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, ब्लड प्रोफाइल की हम बात करें तो देखिए हमको हीमोग्लोबिन बहुत कम देखने को मिलेगा, 3 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये तीनों जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया है, हाइपोक्रोमिक, तो ये तीनों कम ही रहेंगे, और ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी ये नॉर्मल रहेगा। जबकि हम बात करें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में तो ये RDW जो होता है ये इंक्रीज रहता है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इससे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं।